क्योंकि वो सेकुलर विपक्ष है और यहाँ पर एक सनातनी विपक्ष की जरूरत है उत्तर प्रदेश को। अच्छा, ये तो क्या अमरीश मिश्रा जी का ये मानना है कि चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, तो जो भी दल है वो सनातनी नहीं है? ब्राह्मण के मारे जाने में तो शोर भी नहीं मचता है और ये सब सर्व समाज के लिए चिंता की बात है, क्योंकि जहां ब्राह्मण इस तरीके से उत्पीड़ित होता है तो सर्व समाज तो वहां पर उत्पीड़ित होगा ही होगा। इसको पीडीए को भी समझना है कि ब्राह्मण का नेतृत्व क्यों जरूरी है। ये योगी आदित्यनाथ के सर पे एक ताज होता अगर वो मंगल पांडे की प्रतिमा लगवा देते कि 8 अप्रैल 2026 यानी आज से 1 साल बाद हम मंगल पांडे जी की जो प्रतिमा है उत्तर प्रदेश विधानसभा के सामने लगाएंगे। उसके पहले पे ये मुख्यमंत्री इनको जो है, क्योंकि ये अजय सिंह बिष्ट हैं, इनको मंगल पांडे से विशेष समस्या है। किसी न किसी ब्राह्मण लीडर को जमीन पे उतरना पड़ेगा, उसको दिखाना होगा। वो जमाने उन्हीं के नाम से एक संस्था रजिस्टर्ड कराई। आज 2025 है, 7 साल का अंतर हो गया। What did you do in last 7 years? आपको लगता नहीं कि ये सिर्फ एक अपवाद या ऐसी बात हो सकती है कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ब्राह्मण विरोधी हैं, जैसा कि उन पर आरोप लगता है? को देखिए, ये कर फिट कर दिया हमने, मुख्तार अंसारी को फिट कर दिया हमने, विकास दुबे को फिट कर दिया। तो भाई दुनिया ये भी तो देख रही है ना कि वहीं पर राजा भैया ब्रिजेश सिंह, अब मुख्तार अंसारी को आपने कर दिया ब्रिजेश सिंह। मुख्तार अंसारी की गोली चलती थी, यहीं चली थी 96 में लखनऊ कैंट में, आर्मी के सामने। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक राजनीतिक दल का उदय हुआ और इस राजनीतिक दल के उदय के बाद से वर्तमान सत्ता पक्ष और विपक्ष में भी एक हलचल मची हुई है। इस दल का नाम है राष्ट्रवादी किसान क्रांति दल। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरीश मिश्रा जी हमारे साथ हैं। बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। फिल्में लिखी, राजनीति, तो एक पर्दे पर ढिसुम ढिसुम और अब राजनीति में ढिसुम ढिसुम, दोनों में तारतम्य कैसे बिठा रहे हैं? ये फिल्मों के पहले मैं पत्रकार था, टाइम्स ऑफ इंडिया, आउटलुक, इंग्लिश का, इंग्लिश में मैं पत्रकारिता करता था। फिर किताब मैंने लिखी, हिस्टोरियन भी हूँ, और मैंने वॉर ऑफ सिविलाइजेशन 1857 AD 2000 पेज की किताब, जो कि अभी चर्चा में है क्योंकि मुद्दा उठाया जा रहा है। उसमें मैंने कहा कि 1 करोड़ हिंदुस्तानी मारे गए थे 1857-1867 के बीच में, और अवध में 25 लाख। तो वो किसी ने आज तक वो बात कही नहीं है, तो इसको फिर से ये मुद्दा गर्म हो रहा है। इंग्लैंड में चर्चा हुई थी इसकी। तो ये मेरा जो देखिए पत्रकारिता में भी था, जर्नलिज्म में भी था, और इवन जो फिल्म जो बुलेट राजा मैंने स्क्रिप्ट लिखी है उसमें भी देखिए एक अंश है राजनीति का। अच्छा, छात्र जीवन में मैं राजनीति में था, आयसा में था, PSO में था, उसमें कई हम लोग ने प्रेसिडेंट वहां पर बनाए, सब कुछ हुआ। मैं कन्वीनर था संगठनों का, तो छात्र आंदोलन में भी मैं था। और मेरी जो पकड़ है, मेरी जो समझ है, वो हमेशा राजनीतिक रही है, चाहे मैंने कुछ भी किया। तो इसलिए देखिए राजनीति में हमको आना ही आना था, सक्रिय राजनीति में। हमारी मुलाकात रामजी तिवारी जी से हुई और हम लोगों ने ये तय किया कि हम लोग यहाँ पर एक किसानों की पार्टी बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर जो एक वैक्यूम है, विपक्ष जो है वो इस तरीके का है कि उसमें उसके बीच और सत्ता पक्ष के बीच अगर पोलराइजेशन होगा तो उसमें विपक्ष हमेशा हारेगा ही हारेगा, क्योंकि वो सेकुलर विपक्ष है। और यहाँ पर एक सनातनी विपक्ष की जरूरत है उत्तर प्रदेश को। अच्छा, ये तो क्या अमरीश मिश्रा जी का ये मानना है कि चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, तो जो भी दल है वो सनातनी नहीं है? भाई देखिए, सनातनी वो अपनी आइडेंटिटी को वो सनातनी प्रोजेक्ट नहीं करते। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ, समाजवादी पार्टी में जो उनके मंत्री विधायक मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, वो एक अपना जाते हैं, लेकिन जो उनके लीडर हैं, आप देखिए, वो लाल टोपी पहनते हैं, राम मनोहर लोहिया की विचारधारा की बात करते हैं। और राम मनोहर लोहिया जी की विचारधारा का मैं भी सम्मान करता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इस समय जो पॉलिटिक्स है, स्पेशली 1991 के बाद राजीव गांधी के असैसिनेशन और मंदिर और मंडल, इसके बाद राजनीति पूरी बदल गई है हिंदुस्तान की। उसमें फिर एक एंगल आ गया जब एक जो सनातन धर्म की बातें वो राजनीति में आ गई। और फिर ऐसा हुआ कि क्योंकि भारत में बहुसंख्यक हिंदू हैं, तो फिर एक पार्टी सत्ता में आई जो इस समय एक लंबे समय तक ऐसा लग रहा है कि वो सत्ता से उसको कोई हिला नहीं सकता है। लेकिन इसमें खतरा ये है कि
वही बात है कि अगर कोई हिला नहीं सकता है तो फिर उस पार्टी के वो तानाशाह भी हो सकती है। और इसीलिए हमने सनातनी पार्टी तानाशाह हो सकती है या कोई व्यक्ति विशेष? व्यक्ति विशेष भी हो सकता है, सिस्टम भी हो सकता है, पार्टी भी हो सकती है, क्योंकि देखिए अब उसका विरोध नहीं है। विरोध है तो सेकुलर विरोध। अब ये देखिए नई बात है, लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होगी समझने में, लेकिन मैं उसको साफ कर देना चाहता हूं कि अगर सेकुलर विपक्ष है, सेकुलर का मतलब यहां पर हो गया है मुस्लिम और सनातन का मतलब हो गया हिंदू। तो आप बताइए जब 85 और उसकी बात होगी, 80-20 की बात होगी, तो उसमें तो जीत किसकी होनी है? वो तो बिल्कुल क्लियर है। बीच बीच में जब इक्वेशन गड़बड़ाता है, जब जैसे 2024 उत्तर प्रदेश के लोकसभा में इक्वेशन चेंज हुआ, ओबीसी का बड़ा हिस्सा, ओबीसी हिंदुओं का एक बड़ा हिस्सा वो चला गया सपा के साथ, और उसके बहुत सारे कारण थे उस समय जो प्रचार हो रहा था। दलितों का एक बड़ा हिस्सा ये चला गया। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि 3 असेंबली चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस की जीत लगभग तय थी, और हरियाणा और महाराष्ट्र में तो 100% लग रहा था और सब लोग कह रहे थे, और वहां पर देखिए पूरा मामला पलट गया। क्यों? क्योंकि लोगों को नहीं लगा कि ये जो विपक्ष है, जो बीजेपी के खिलाफ जो पॉलिटिक्स है, इसमें इसकी विश्वसनीयता कायम लोगों के अंदर नहीं हो पाई। अब वो क्यों नहीं हो पाई? वो इसकी बहुत बड़ी वजह है क्योंकि एक जो आस्था का प्रश्न बीजेपी ने उठा दिया, उस आस्था के प्रश्न को विपक्ष एड्रेस नहीं कर पाता है। हम उस पक्ष को एड्रेस करेंगे। हम आस्थावान लोग हैं और हमारी आस्था, जो हम 1857 की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वो केवल आजादी की लड़ाई नहीं थी, वो हिंदू और मुस्लिम धर्मों को क्रिश्चियन होने से बचाने की भी लड़ाई थी। वहां पर आस्था की बात आ जाती है, फेथ की बात आ जाती है। ये तो ये जो चीज है, देखिए इस चीज को लाना बहुत जरूरी है। मुस्लिम्स को साथ लेने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमको ये दिखाना है दुनिया को कि सनातन धर्म का जो रूप है वो ये है कि वो अपने जमीन पे दृढ़ रह के सबको साथ लेके वो कैसे चल सकता है, और सबको साथ इस तरह से ही नहीं बल्कि वो सबके अंदर की जो एक क्रांतिकारिता है उसको वो बाहर ला सकता है। ब्रिटानिया हुकूमत जब अपने पूरे चरम पर थी, समय एक नाम निकला था मंगल पांडे, पूरी ब्रिटानिया हुकूमत को हिला के रख दिया था। जहां तक हमें संज्ञान है, आप एक बार उनकी प्रतिमा स्थापित करने के लिए आगे बढ़े थे, बड़ी कार्यवाही हो गई थी, प्रतिमा लगाने नहीं दिया गया था। आज भी आप बाराबंकी पहुंचे हैं, एक अपने कार्यक्रम में संबोधन के दौरान आपने कहा, फिर ऐलान किया है। मिश्रा जी, सरकार तब भी वही थी, आज भी सरकार वही है। क्या लगता है कि बदलाव आए हैं या इतने दिनों के बाद आपने फिर ये फैसला लिया है तो उसको अमली जामा आप पहना पाएंगे? देखिए मैं आपको बताता हूँ, 2018 की बात है ये। मैं उस समय लखनऊ में रहता था और पार्टी हम लोग की रजिस्टर्ड नहीं थी, जो ये राष्ट्रवादी किसान क्रांति दल है। हम लोग ने फिर एक मंगल पांडे सेना बनाई और वो एक तरह से आज के दौर में वो आरकेकेडी का यूथ विंग है, लेकिन उस समय वो एक स्वतंत्र संगठन था। और हमने आह्वान किया कि 19 जुलाई को उनकी जयंती होती है और 8 अप्रैल को शहादत दिवस होता है आज। तो 19 अप्रैल 2018 को हमने उनकी प्रतिमा बनवाई और वो उस प्रतिमा को लेके बड़ी विशाल एकदम अलग तरह की प्रतिमा, और वो जो आज फोटो भी आपने देखी होगी, और उसको लेके हम बढ़े विधानसभा की तरफ और हमारे साथ हजारों लोग थे, लगातार आ रहे थे क्योंकि पूरे प्रदेश से हमने आह्वान किया था, खास तौर पे ब्राह्मण लड़के, लेकिन उसके साथ अन्य जातियों के भी, क्योंकि मंगल पांडे ने तो गोली किसी एक जात के लिए तो चलाई नहीं है। आज आजादी मिली तो उसमें किसी एक जात का तो फायदा हुआ नहीं है, केवल सबका हुआ है। तो ये जो पूरी बात थी, इसको लेके एक बड़ा इमोशनल माहौल बन गया था। पुजारी जो थे वहां के, वो सड़क पे आ गए थे लखनऊ के। मुझे याद है जहां मैं रहता था, वो ये शालीमार मेडोज, ये पूरा जो हजरतगंज के पास जो इलाका है, ये दैनिक जागरण चौराहे के आसपास वाला, तो वहां के भी लोग आ गए थे। तो फिर पुलिस का भारी बंदोबस्त हुआ, हमको नजरबंद किया गया, लेकिन हम वहां लड़े, हम वहां पर स्टैंड लेते रहे, खड़े रहे, हम वहां से हटे नहीं। हमने पुलिस को भी ललकारा और उसमें उस दिन मुझे ये लग गया कि बीजेपी सरकार जो है वो कभी भी, और खास तौर पे ये मुख्यमंत्री, इनको जो है, क्योंकि ये अजय सिंह बिष्ट हैं, इनको मंगल पांडे से विशेष समस्या है। अब जब ये मुझे समझ में आया, मंगल पांडे से मिश्रा जी, पूरे देश के किसी भी भारतवासी को समस्या नहीं होगी, लेकिन ये आपका कहना कहीं ना कहीं दुरभिसंधि दिखाई पड़ रहा है कि आपने मुख्यमंत्री के नाम को उनके दूसरे नाम से संबोधित किया
तो उसके बाद ये कह रहे हैं कि मंगल पांडे तो एक क्रांतिकारी थे देश के लिए, किसी को क्यों समस्या होगी? ये तो यही तो मैं मुख्यमंत्री जी से सवाल करना चाहता हूं कि 19 जुलाई 2018 को उनको क्या समस्या थी। अगर वो अगर उनका ये प्रपोजल होता, कोई काउंटर प्रपोजल देते कि विधानसभा के सामने नहीं, यहां लगा लो, उधर लगा लो, ये कर लो, कोई भी इस तरह की बात नहीं, सीधे दमन। तो ये जो सीधे दमन वाली बात है, ये इसमें तो एक ही अर्थ निकल सकता है कि उनको मंगल पांडे से समस्या है। वरना आप बताइए कि मंगल पांडे सुरहुरपुर, आज अंबेडकर नगर में वो गांव है सुरहुरपुर, उनका ननिहाल था, वहां पर उनका जन्म हुआ था। उनका ऑफिशियल लेकिन लिखा गया, अगर विकिपीडिया में आप देखिए तो नगवा बलिया उनका बताया जाता है। अब सरयू पारी ब्राह्मणों का क्या था कि बड़ा एक उनकी पट्टेदारी सिस्टम थी, तो वो पूरा यहां से लेके देवरिया बलिया तक फैली थी। चलिए नगवा, ये जो नगवा है वो चंद्रशेखर जी जब प्रधानमंत्री थे, वो बलिया के थे, उन्होंने नगवा एक कर दिया। तो नगवा में भी उनके रिश्तेदार हैं, वो लोग भी लड़े थे, लेकिन ये सुरहुरपुर के थे। और ये पूरा अमृतलाल नागर की गदर के फूल और गैजेटियर सब में लिखा गया है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि मंगल पांडे जैसी जो एक पर्सनालिटी है, जिसने इतना बड़ा काम किया, पहली गोली चलाई, ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब इट इज द ओनली एग्जाम्पल इन द वर्ल्ड वेयर अ कंपनी रूल्ड अ नेशन। एक देश को कंपनी चला रही, भारत जैसे बड़े देश को, उसका शासन का अंत हो गया। तो उनकी कोई प्रतिमा उत्तर प्रदेश में नहीं है। आप बताइए उनकी प्रतिमा कहां है? कोई आप बता दो एक आदमी। अगर हम उनका एक भव्य पार्क बनना चाहिए, जिसमें पूरा एक उनकी एक जो उन्होंने उस दिन 29 मार्च को लड़ाई की, फिर 8 अप्रैल को उनको फांसी हुई, उन्होंने गोली कैसे चलाई, उन्होंने घंटों वो लड़ते रहे अकेले, और 2-2, 3-3 ब्रिटिश ऑफिसर्स को उन्होंने गिरा दिया। ये जो पूरी कहानी है, ये बकायदा इस पे एक उत्सव सा होना चाहिए उत्तर प्रदेश में। लेकिन सवाल तो साहब आपसे भी यही निकल रहा है फिर कि 2018 में आपने उन्हीं के नाम से एक संस्था रजिस्टर्ड कराई, आज 2025 है, 7 साल का अंतर हो गया। व्हाट डिड यू डू इन लास्ट 7 years? आपने क्या किया? 2025 चला, 2027 का चुनाव सामने है, तो देखा जाए तो एक लंबा टाइम पीरियड आपने भी लिया। आपने क्या किया है और आगे क्या करने की रणनीति? क्योंकि आप लगातार एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं, तो अभी हमें किसी पर आरोप लगाने से पहले हमें भी तो चीजों को एस्टेब्लिश करना होगा। इस पर आपकी क्या कार्यशैली है? इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, मुझे दो बातें कहनी है। एक तो मैंने उस दिन ये देखा कि खासतौर पे ब्राह्मण समाज में और जनरल सोसाइटी में भी मंगल पांडे के प्रति एक भावना तो है, लेकिन लोगों को क्लैरिटी नहीं है। लोग बहुत जानते नहीं है कि इस दिन उनकी जैसे भगत सिंह के बारे में क्लैरिटी है, 23 मार्च हर दिन एक शहादत दिवस मनाया जाता है, जिस दिन पर चंद्रशेखर आजाद के बारे में क्लैरिटी है कि 27 फरवरी और उनके बारे में उन्होंने क्या किया, अशफाक उल्लाह के बारे में भी क्लैरिटी है, राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में भी काफी क्लैरिटी है। मंगल पांडे के बारे में एक लोगों ने सुना जब से वो फिल्म बनी, और उस फिल्म का भी एक अजीब सा इतिहास है, क्योंकि सबसे पहले मैंने ही लिखी थी, शायद आपको पता ना हो। फिर उन्होंने एक मंगल पांडे के एक मुस्लिम दोस्त की कहानी थी, उसको उन्होंने अंग्रेज उसको डाल दिया उसमें, तो मैंने फिल्म छोड़ दी। फिर मैंने किताब उस पर लिखी। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि एक तो बात ये थी कि जागरूकता मैंने सोचा कि इसको और जागरूक करना चाहिए। छोटे छोटे प्रोग्राम हमको यूथ में उत्तर प्रदेश के लगातार करने चाहिए, जो मैं पिछले 5-6 सालों से अपनी तरफ से जितना हो सक रहा था उतना मैं प्रयास कर रहा था। दूसरी बात, राजनीतिक स्थिति देखिए, जो 2018 की थी उसमें अब मैं इसमें इशारा ही कर सकता हूं, उसमें कुछ लोगों को इस तरीके से उनकी हत्याएं हुई थी। अच्छा। और कमलेश तिवारी की हत्या हुई थी और 1-2 लोगों की, और बात इस तरह का माहौल बन गया था कि उस समय एक आक्रामक एक ब्राह्मण विरोध शुरू हो गया था, और वो किसी भी हद तक जा सकता था। तो मुझे लखनऊ छोड़ना पड़ा। अच्छा। हाँ, 2019 में मैंने लखनऊ छोड़ा, फिर बेंगलोर में शिफ्ट हुआ अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ, और फिर वहां पर भी एक स्थिति बनी रही। अब मैं जाके इस पोजीशन में हूं कि उतनी राजनीति में रिस्क होता है, लेकिन अब मैं इस पोजीशन में हूं कि मैं इतना समझ रहा हूं कि भाई अभी जो मुख्यमंत्री उस समय 2018 1 साल हुआ था उनको सत्ता में आए, इनसिक्योरिटी बहुत थी, और हम ही लोगों से इनसिक्योरिटी सबसे ज्यादा थी। हम ही लोग मतलब आप समझ रहे होंगे।
आज कम से कम ये स्थिति है कि उनको एक साइकोलॉजिकल लेवल पे उनको ये है कि भाई हम दोबारा हम चुन लिए गए हैं, और उसमें तो एक नॉर्मल पॉलिटिकल माहौल उत्तर प्रदेश में हम एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन हम जब आए तो हमने ये भी देखा कि अभी भी यहाँ पर राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होने दिया जा रहा है, जो कि मुझे बड़ा अजीब लगता है। क्योंकि मैं जब मुख्यमंत्री के नजदीकी लोगों से बात करता हूं तो वो खुद ही कहते हैं कि इसमें इसका कोई मतलब नहीं है भाई, एक विपक्ष के कार्यक्रम होने चाहिए, ये होना चाहिए, इस तरह की चीजें होनी चाहिए। वो इनसिक्योरिटी अभी भी है। लेकिन अब सवाल इसका भी है कि अब देखिए, जब हमने वेट किया, हमने सोचा कि शायद कुछ चीजें बदले भी, ये भी उम्मीद थी, वो कुछ हुआ नहीं। अब हमने ठान ली है कि अब जियो या मतलब करो या मरो वाली स्थिति है। अच्छा अमरीश जी, जैसा कि आप बात कर रहे हैं कि जो आपके आरोप हैं कि ब्राह्मणों के ऊपर लगातार ऐसी बातें आई, 2019 में आपको छोड़ना पड़ा, और राजनीति में बड़ा आधार होता है ब्यूरोक्रेसी का। नजर उठती है, कई बार आरोप लगे योगी सरकार के ऊपर कि सजाती है लोगों को, अखिलेश यादव या किसी ने। लेकिन जब अफसरशाही पर नजर जाती है तो देखा जाता है कि ब्राह्मण संवर्ग के कई लोग अच्छे स्थानों पर पोस्टेड हैं। मैं भी ब्राह्मण हूं, आप भी ब्राह्मण हैं, तो हमें कभी खतरा महसूस नहीं हुआ। जो एक बात है, हमें कभी खतरा महसूस नहीं हुआ। तमाम ब्राह्मण ऐसे अधिकारी हैं जो आज भी योगी सरकार में काफी लंबे समय से एक ही स्थान पर पोस्टेड हैं, कई ऊंचे स्थान पर हैं, सलाहकार भी उनके ब्राह्मण हैं। तो ये लगता नहीं कि ये सिर्फ एक अफवाह, अपवाद या ऐसी बात हो सकती है कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ब्राह्मण विरोधी हैं, जैसा कि उन पर आरोप लगता है? ये बताइए आपकी जो सलाहकार हैं, जो ब्राह्मण बड़े पद पे हैं, वो भी तो लगवा सकते थे अमर शहीद मंगल पांडे की प्रतिमा। 2018 में आंदोलन शुरू करने के पहले मैंने योगी आदित्यनाथ जी को पत्र लिखा था, क्योंकि उस समय ये था कि ये इनका जनता दरबार लगता है और उसमें ये हर चीज रिसीव करते हैं। मैंने भिजवाया था, वो अब खुद नहीं गया था, मैंने भिजवाया था, और उसका जवाब भी आया। उसका जवाब ये आया कि अभी इस मामले पे इसको हम विलंबित रखते हैं। इस तरह का अजीब सा जवाब आया था। तो अब ये बताइए कि जो भी ब्राह्मण हैं, जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो भी स्पोक्स पर्सन हैं, ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी में ब्राह्मण नहीं है, बहुत बड़े स्तर पे हैं ब्राह्मण, बीजेपी को वोट करते हैं, ये भी नहीं नेगेट, मतलब ये तो सच्चाई है। सच है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर ये सारी चीजें होती और अगर ब्राह्मण विरोध की बात ना होती, तो मंगल पांडे जी ने जो इतने बड़े उन्होंने काम किया, ये योगी आदित्यनाथ के सर पे एक ताज होता अगर वो मंगल पांडे की प्रतिमा लगवा देते। उनको एक, मतलब आप सोचिए कि ये उनको प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता था, क्योंकि फिर उसके बाद जो माहौल बनता, जो एक ब्राह्मणों का भी, बाकी सोसाइटी का भी, कि देखिए इन्होंने वाकई आगे जाके इन्होंने रिस्पेक्ट किया है। अच्छा, इसी आपकी बात पे काउंटर लेना चाहूंगा। कल ही परसों में विनय तिवारी, हाथा, चिल्लू पार, हाथा वैसे कह देना अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द हो जाता है, समझ जाते हैं लोग, ईडी की कार्यवाही हुई, उस पर आपका क्या कहना रहेगा? देखिए, विनय तिवारी जी से मैं लंबे समय से संपर्क में हूं। विनय तिवारी जी पे ये रंजिश की कार्रवाई, सीधे रंजिश, इसका कोई मतलब नहीं था। आप बताइए, हरिशंकर तिवारी जी से वीरेंद्र शाही की लड़ाई थी, वीरेंद्र शाही मठ में छुपता था। अब आप उस चीज को, 96 की बातों को, फिर 97 में श्री प्रकाश शुक्ला ने क्या किया, वीरेंद्र शाही वाला मामला, अब वो बातें एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देती हैं कि वो रंजिश अभी तक निभाए। ये तो कोई मतलब नहीं। आपने देखिए माफिया को यहाँ खत्म करने की बात की, आपने ये करने, अब वहां पर हरिशंकर तिवारी जी है नहीं इस दुनिया में, वहां पर उनके लड़के हैं, उनसे पॉलिटिकल लड़ाई आपने लड़ी, आप जीते भी, वो भी जीत सकते थे, उसमें तो होता रहता हार जीत, उसमें तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए किसी को। हरिशंकर तिवारी के खिलाफ कोई माफिया से रिलेटेड कोई अगर अपराध का, मर्डर या उसका केस होता तो बात अलग होती। अब ये ईडी ऐसी चीज है जो कि साबित हो चुका है कि ईडी का इस्तेमाल सरकार अपने विरोधियों को फिट करने में लगाती है। तो आप क्यों विरोधी बनने को तैयार है? नहीं, देखिए मेरे पास, मुझे ये स्वागत है कि ईडी मेरे पीछे आए, क्योंकि फिर उनको पता चलेगा कि एक्चुअली हम लोग फक्कड़ लोग हैं, हम लोगों के पास क्या है क्या नहीं है वो सब ब्लैक एंड व्हाइट में है, तो उसमें कोई ये समस्या नहीं। अच्छा देखिए, एक चीज मैं आपको और बताऊं, ईडी का मतलब ये है कि
अब जैसे विनय तिवारी जी हैं, उत्तर प्रदेश में जितनी संपत्ति उनके पास है, उतनी संपत्ति कितने लोगों के पास होगी? भाई आप ये सोच लीजिए कि चलिए कुछ नहीं, 1989-91 से जितने विधायक बने हुए हैं, कम से कम उनके 80% के पास इतनी तो संपत्ति होगी जितनी विनय शंकर तिवारी के पास है। वो थोड़ी ज्यादा होगी उनकी, थोड़ी कम होगी उसका। तो आप ये बताइए कि उन लोगों पे, अच्छा, और आप कितने असेंबली इलेक्शंस हुए 91 के बाद से, 91, 96, उसके बाद ये 2002, 2007, कितने मतलब संख्या हो गई? 403 की असेंबली है, हजारों लोग हो गए ना, हम ये भी नहीं कह रहे हैं लाखों, हजारों तो हो गए। उनमें से आप बताइए किसी पे हुआ ईडी का हमला? भाई अगर केवल इसकी बात है, अगर ये इसकी बात केवल है कि आपके पास कुछ बेनामी संपत्ति है, या ये बात है कि आपने अपने टैक्स जो आपको भरने थे आपने कंप्लाई नहीं किया, तो फिर सब पे होना चाहिए ना। कम से कम ये तो दिखाओ ना कि एक मौर्य पे हुआ है, एक किसी कुर्मी पे हुआ है, एक किसी यादव पे हुआ है, किसी ठाकुर पे हुआ है, ठाकुर का तो दिखाओ, एक तो केस दिखाओ ना। भाई आप ये उम्मीद करते हो कि हमने अतीक को देखिए ये कर फिट कर दिया, हमने मुख्तार अंसारी को फिट कर दिया, हमने विकास दुबे को फिट कर दिया, तो भाई दुनिया ये भी तो देख रही है ना कि वहीं पर राजा भैया, ब्रिजेश सिंह, अब मुख्तार अंसारी को आपने कर दिया, ब्रिजेश सिंह, मुख्तार अंसारी की गोली चलती थी, यहीं चली थी 96 में लखनऊ कैंट में, आर्मी के सामने पूरा का पूरा, मतलब सड़क बिछ गई थी ये बुलेट से। तो वो चीज क्या लोग भूल जाएंगे कि ब्रिजेश सिंह ने ये जो किया, उसको आपने एमएलसी बना के उनको आपने रफा दफा करा दिया। ये सारी जो चीजें हैं ये गलत मैसेज देती हैं, और आप देख लीजिएगा यही वो कारण है जिसकी वजह से योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे देश के। अच्छा, हाँ, क्योंकि वो ये चांसेस थे, चांसेस भाई अभी भी चांसेस तो है ना कि आफ्टर मोदी हु ये एक बड़ा सवाल है ना। और उनके 75 साल पूरे हो रहे हैं, उनको अभी अब, और अमित शाह ने अभी पार्लियामेंट में कहा कि मोदी जी 3 टर्म और उसके बाद बीजेपी 3 टर्म। मोदी जी नहीं कहा उसने, उन्होंने कहा मोदी जी 3 टर्म हो गए ना, ये उनका तीसरा है, उसके बाद बीजेपी 3 टर्म। तो अब इसका मतलब है कि वो अगले 2029 के बाद तो वैसे भी 80 साल के हो जाएंगे लगभग। इस पूरे उस वैक्यूम में अमित शाह, योगी, नितिन गडकरी, इसी तरह के नाम हैं। कुछ और आप ले लीजिए तो जैसे शिवराज सिंह चौहान है या कुछ और। तो ऐसी परिस्थिति में एक कंटेंडर तो ये अभी भी हैं, लेकिन इनके साथ जो नेगेटिव जाता है, तमाम ब्राह्मण अधिकारियों को साथ लेने के बावजूद अंतोगत्वा संघ भी, आरएसएस भी और सब लोग भी ये तय करेंगे जनता में परसेप्शन क्या है। अगर जनता आपको वोट भी दे रही है मजबूरी में, जैसे मान लीजिए 2022 में ये स्थिति थी कि लोगों को लगा कि उस समय ब्राह्मण इनके खिलाफ वोट कर रहा था, लेकिन जिस तरीके से यादवों ने अपने डंडे को तेल पिलाना शुरू कर दिया और पूरा एक ऐसा माहौल बन गया, उससे रिएक्शन हो गया लास्ट में, और उसकी वजह से देखिए बड़े बड़े ब्राह्मण ये चेहरे जो सपा ने फील्ड किए थे वो हार गए, इंक्लूडिंग विनय तिवारी। अच्छा, सपा को अभी अगर बात की जाए तो सपा तो पीडीए पे पूरा जोर दे रही, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक अगड़ा आधी आबादी को लेकर वो बात कर रहे हैं, और वहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही सबका साथ सबका विकास। अभी तक बात चल रही थी कि 80 और 20 जैसा कि समाजवादी पार्टी कर रही थी। कल सपा मुखिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने साफ कर दिया कि ये जो लड़ाई है 90 और 10 की है। तो 10 में तो सवर्ण समाज आ गया। एक तरफ बीजेपी के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं कि वर्तमान में सूबे की जो योगी सरकार है वो ब्राह्मण विरोधी है। अमरीश मिश्रा जी, फिर ब्राह्मणों का है कौन? अगर बात आती है ब्राह्मणों की, और ब्राह्मण किधर जाए और क्यों जाए, यह भी एक सवाल पुटअप होता है। तो ऐसे विषयों पर जो आपने तर्क अपने दिए, तो इस हिसाब से तो देखा जाए कि अगर जातिगत राजनीति में देखा जाए तो एक समय मायावती के समय में नारा आ गया था, तिलक तराजू और तलवार, अपमानित करने वाले नारे, फिर उसके बाद उनको फिर काउंटर करना पड़ा, ब्रह्मा विष्णु महेश है, मानना भी हम ही को है, मारना भी हम ही को है। आप कौन सी नई पॉलिसी लेकर आएंगे? आपने ये बहुत अच्छी बात कही, मारना भी हम ही को है, और दूसरी बात क्या कही आपने? मानना भी हम ही को है, मारना भी हम ही को है। ये ना केवल भारतीय राजनीति बल्कि भारतीय समाज की आज की विडंबना है, क्योंकि भारतीय समाज को एक कांग्रेस की जो कुछ गलत नीतियां हैं वो एक
एंटी कास्ट एंटी ब्राह्मण डायरेक्शन में धीरे धीरे वो ले गई। हालांकि गांधी इसमें कॉन्शियस थे, वर्णाश्रम धर्म को मानते थे, उन्होंने कभी भी इस तरह की बात नहीं कही। पंडित नेहरू भी कई ब्राह्मण थे, लेकिन एक जो एजेंडा सेट होना शुरू हुआ, खासतौर पे जब वीपी सिंह ने मंडल को वीपी सिंह ने मंडल लागू किया, उसके बाद जो एजेंडा सेट होने लगा उसमें ये होने लगा कि एंटी ब्राह्मण धीरे धीरे। अच्छा, उसके पैरेलल एंटी मुस्लिम भी चल रहा था, तो ब्राह्मणों को कई बार ये भी बताया गया कि तुम एंटी मुस्लिम उसमें आ जाओ, तुम्हारा नेतृत्व रहेगा, लेकिन ब्राह्मणों ने देखा कि वहां तो... अच्छा, मैं आज आपसे एक बात भी पूछना चाहता हूँ, एक ऐसा ब्राह्मण बताइए जिसकी मुस्लिम से डायरेक्ट लड़ाई हो। मुझे तो ऐसा नहीं पता, मुझे तो कोई ऐसा नहीं पता, बल्कि मैं तो यही देखता हूं कि ब्राह्मणों की हमेशा, जो भी ब्राह्मण पॉलिटिशियंस हैं या इवन जिस भी लेवल के हैं, हमेशा दोस्तियों की मिसाल आप पाएंगे कि वो जो है, आप मुस्लिम फैमिली में जाइए तो वो कहेंगे कि एक वो ब्राह्मण थे, हमारे पिताजी के बहुत अच्छे दोस्त थे। ब्राह्मण फैमिलियों में जाइए, अच्छी जो प्रतिष्ठित फैमिली है, तो वो हमेशा कहेंगे कि मुस्लिम हमारे दोस्त। ब्राह्मण मुस्लिम कॉम्बिनेशन एक नेचुरल कॉम्बिनेशन था जो 1857 में बना था, जब ब्राह्मणों ने नारा दिया था कि एक पिता के दुई पुत्र, एक हिंदू दूसरा तुर्क। ये नारा ब्राह्मणों ने दिया था। और उस समय जो था, जो बहादुर शाह जफर तो केवल सिंबल था, सत्ता दरअसल ब्राह्मणों के हाथ में थी, क्योंकि जो 10 मेंबरों की जो काउंसिल बनी थी दिल्ली में, जो क्रांतिकारी काउंसिल, जो 4 महीना जिसने राज किया, 12 मई 1857 से 21 सितंबर 1857 तक 4 महीने दिल्ली क्रांतिकारियों के हाथ में रहा था। उसकी आप 10 मेंबर की आप काउंसिल देखिए, इसमें 5 मुस्लिम थे, 5 हिंदू, 5 हिंदू में 4 ब्राह्मण थे, और उसमें भी अधिकांश सब इसी एरिया के थे, उन्नाव से लेके बाराबंकी तक। पूरा यही था, यही बेल्ट थी, क्योंकि यहीं के लोग सिपाही होते थे। उसके बाद अंग्रेजों ने पॉलिसी चेंज कर दी। सबसे बड़ी खासियत ये थी कि पारसी समुदाय, चहलारी, नरेश और तमाम और मुस्लिम, तमाम ऐसे हर बिरादरी के लोग निकले थे उस समय, क्योंकि इतना ज्यादा जातिगत संघर्ष नहीं था। आज के तारीख में नेताओं ने जो जातिगत संघर्ष करा दिया है मिश्रा जी, इससे मुझे लगता है, और खासकर हमें लगता है, जिम्मेदार चैनल के नागरिक, जिम्मेदार देश के नागरिक होने के नाते, कि जिस प्रकार से देश में जातिगत बंटवारा चल रहा है, जातिगत बातें चल रही हैं, तो हमें तो लगता है कि हम लोगों के बच्चों का भविष्य जो है बहुत ही खराब, बहुत ही खतरनाक, और ये कह लीजिए कि एक ऐसा समय जिसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते, वो आने वाला हो जाएगा। देखिए नीतीश जी, मैं आपको बड़ी गंभीर बात बताता हूँ, मेरे जो दिल की बात है, और इसीलिए मैं राजनीति में उतरा हूँ। अंत में देखिए बात आ ही गई। बात दरअसल ये है कि केवल मान लीजिए बातचीत हो सकती है, भाषण हो सकते हैं, जमीन पे उतर के एक ब्राह्मण को ये दिखाना है कि फिर से हमारे साथ मुसलमान, अति पिछड़े, दलित हमारी लीडरशिप में हम खड़ा करेंगे उनको, और उनको हम जो दूसरी पार्टीज हैं जो उनके हित की बात करती है उनसे ज्यादा बेनिफिट देंगे। ये चैलेंज है, और ये पॉलिटिकल चैलेंज है। इसको किताब लिख के, फिल्में बना के पूरा नहीं किया जा सकता। इसके लिए किसी न किसी ब्राह्मण लीडर को जमीन पर उतरना पड़ेगा, उसको दिखाना होगा। वो जमाना नहीं है कि आपने कुछ बोल दिया, जैसे पंडित नेहरू एक बहुत बड़े बुद्धिजीवी थे, आजकल वो आज आप जमीन पे उतर के आप कहिए कि हम, कि सनातन धर्म में वो ताकत है जो सारी, जो हिंदुस्तान में वाकई विश्व का कल्याण कर सकता है, तो हिंदुस्तान का तो कल्याण उसको करना ही करना है। लेकिन राजनीति के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सनातन की जितनी ताकत है वो तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में दिखाई पड़ रही है। वो ताकत छीन लेनी है, वो ताकत छीन लेनी। और वो हम लोग 1857 के लोग हैं, हम लोग गांधीवादी नहीं है, 1857 के लोग हैं, मंगल पांडेवादी है। हम लोग छीनना जानते हैं। तो क्या तैयारी रहेगी 2027 में? किस प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश में, किस प्रकार से आप लोग अपने दल का विस्तार करते हुए, क्या मानते हैं कि किससे मेन आपका लोहा होने जा रहा है? आपकी पार्टी किन राजनीतिक विचारधाराओं से लड़ाई करेगी? सबसे बड़ी बात देखिए ये है कि 2027 के पहले 8 अप्रैल 2026 जिस दिन मंगल पांडे की प्रतिमा लखनऊ पहुंचेगी, और उस दौरान जो आंदोलन होगा, वो मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, राम मंदिर आंदोलन को मात दे देगा। अच्छा, अभी मतलब प्रतिमा फिर से एक बार पहुंचाएंगे? हाँ, मैं तो वही बता रहा हूँ आपको। मैंने आज संकल्प लिया है, आज संकल्प ये लिया है कि हम दिसंबर से हम मंगल पांडे यात्रा शुरू करेंगे, और जो 3 महीने पूरे उत्तर प्रदेश के कोने कोने में जाएगी, जहां जहां 1857 हुआ। मैं लेखक हूं, मुझे एक एक चप्पा चप्पा गांव पता है। मैं आपको अभी बाराबंकी में बता दूं, हंसौर गांव में प्रयाग शुक्ल लड़े थे।
मैं बता दूं कि आपको कि ये रामनगर के राजा सरबजीत सिंह लड़े थे। मैं आपको बता दूं किंतूर में दल्ले खान और पूरी उनकी टीम लड़ी थी। मैं आपको बता दूं सतरिक में कौन लड़ा था। मैं आपको बता दूं जहांगीराबाद के फरजंद अली लड़े थे। बहराइच में मैं उस दिन अभी गया तो मैं एक लाइन से बोलने लगा, रेहुआ, बाउंडी, नानपारा, वो पूरे एरिया से बेगम हजरत महल उन्हीं के ये गुजरी थी। एक के बाद एक तालुकेदार शहीद होते रहे। हरदत्त सिंह ये मतलब हरदत्त सिंह, जोत सिंह, फिर बलबत सिंह चलारी तो यहाँ आके बाराबंकी के पास ओबरी की लड़ाई हुई उसमें, और अंग्रेजों से, जिसमें अंग्रेजों ने इतनी तारीफ की, वो पता नहीं कौन था जो पूरे उसने हम लोग ऑलमोस्ट हरा दिया था अकेले। और उनके साथ जो सेना थी उसमें ज्यादातर ओबीसी के लोग थे, ब्राह्मण थे, उनके सबके गांव भी लिखे हैं एक पूरा। तो हमें ये जानकारी, तो मंगल पांडे यात्रा के दौरान मैं क्या करूंगा, मैं उन गांव में जाऊंगा जो पूरा आप सहारनपुर से शुरू करिए और जो पूरा आपके गाजीपुर तक आता है, बलिया टू बागपत, और इधर आप सोच लीजिए कि ये अलीगढ़ से लेके समझ लीजिए गोरखपुर तक, ये पूरा जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, जो ये उत्तर प्रदेश जो पूरा है, बुंदेलखंड के गांव गांव, अवध के गांव गांव, पूर्वांचल के गांव गांव, द्वाबा के गांव गांव, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांव गांव, रोहेलखंड के गांव गांव, एग्जैक्टली मुझे पता। और मैं वहां एक बार पहुंच गया, मुझे बस पहुंचना है, एक बार मैं पहुंच गया तो वहां जनता का इमोशन जुड़ा है 1857 से। अभी ये लोग ताकत नहीं जानते हैं उसकी। तो ये लोग, मतलब कुल मिलाकर आपका ये है कि उसमें देखिए राजनीति बदल जाएगी। 8 अप्रैल 2026 के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति बदल जाएगी, फिर हम 2027 की बात करेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना मंगल पांडे के नाम से शुरू हुआ यह इंटरव्यू, या यूं कह लीजिए मंगल पांडे के नाम से शुरू हुई उत्तर प्रदेश में ये नई राजनीति कहीं ना कहीं सियासत में एक नया उबाल जरूर लेकर आएगी। हालांकि यहाँ पर हमारे इंटरव्यू में बैठे वक्ता ने अपने तमाम निजी विचार दिए और इसमें एक बड़ा आरोप वर्तमान समय की योगी सरकार पर लगाया है, लेकिन उनके तथ्य, उनके तर्क उनके पास उनकी बातों का समर्थन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। देखने वाली बात यह होगी कि इनकी बातों को जनता कितना पसंद करती है, और 2027 में एक अलग क्रांति फैलाने के लिए ये जो कुछ करने जा रहे हैं वो अपने आप में एक बड़ा इतिहास होगा, ऐसा उनका दावा है। बाराबंकी से द कैमरा 199 के लिए मैं नितेश मिश्रा।